हमारे इस खास कार्यक्रम सड़क सुरक्षा अभियान के तीसरे सीजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी ये भरपूर कोशिश है कि इस सड़क सुरक्षा के संदेश को हम लोगों तक फैलाएं, ताकि हर दिन सड़क हादसों में जो अनमोल जाने जाती हैं हम उन्हें बचा सकें, अपने और अपनों की जानों को बचा सकें। पहले सेशन की शुरुआत करेंगे हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मंच पर होगा। मैं चाहूंगा कि वो हमारे मेहमान इस वक्त मंच पर आ जाएं। हमारे साथ पहले एक खास मेहमान हैं डॉक्टर आर के सिंह, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर आर के सिंह जी का। हमारे साथ एक और खास मेहमान होंगे पंकज श्रीवास्तव जी। जोरदार तालियां पंकज जी के लिए। पंकज जी असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं। डॉक्टर राधिका नागरथ जी हैं। बहुत जोरदार तालियों से राधिका जी का भी स्वागत कीजिए। राधिका जी यंगस्टर्स के लिए काम करती हैं, जनरल अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी। मैं पहले तो आप लोगों का अनुभव ही जानना चाहूँगा एक-एक करके। राधिका जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऐसा सड़क पर जब हम निकलते हैं तो ज़्यादातर हम युवाओं को देखते हैं। मुझे उन्हें थ्रिल का बड़ा शौक होता है कि स्पीड में हम जाएँगे तो इट फील थ्रिल बट इट किल्स। तो युवाओं को अवेयरनेस के लिए जो सबसे कम एफर्ट्स के साथ सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो प्रयास है वो आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं बहुत अनुभव कर रही थी पिछले कई सालों से कि ओवर द पास्ट डिकेड बच्चों में ये बहुत स्टंट करने की इच्छा ज़्यादा ही जागृत हो गई है। शायद उसके लिए सोशल मीडिया और अ, चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि बच्चों तक पहुँचे और जो लाइव एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे मेरे संपर्क में 1-2 युवा आए और उन्होंने जब भी मैंने उनको हेलमेट के लिए या किसी और चीज़ के लिए रोका, तो उस वक़्त तो उन्होंने हँसी में ले लिया, पर मैंने कहा था बेटा एक बार याद रखना। और मैंने देखा कि 2 साल के बाद में वो खुद ही मैं एक चेतन नाम का लड़का है, उसके फ़ादर की स्वीट शॉप है कनखल में। तो मैं हमेशा जब भी वो आता था उसको न्यूज़पेपर अक्सर देती थी कि आपके काम आ जाएगा, आई नेवर सेल ओल्ड न्यूज़पेपर्स। तो लेने आता था, तो मैंने बोला स्कूटी पे आया है, तूने हेलमेट नहीं पहना, तो ठीक है ना, कर लूँगा ना। तो एक बार उसे खुद ही भुगता और फिर वो बाद में माफ़ी माँगने आया। तो ऐसे मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि माँ-बाप को ही इस चीज़ के लिए गाइड करना है कि बच्चे स्टंट ना करें और ये हेलमेट का प्रयोग हमेशा करें जब भी बाहर जा रहे हैं। एवरी वन ऑफ अस जो भी किसी के भी संपर्क में आता है, किसी भी बच्चे को देख रहे हैं गलत करते हुए, तो हमें उठ के उसको रोकना चाहिए। जब भी हम रोड क्रैशेस में लोगों को घायल देखते हैं, तो जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ पर उतना रोड क्रैशेस को लेकर या ऐसी स्थिति में घायल जो आ रहे हैं, उनके बारे में उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। लेकिन कई बार लोग डरते हैं कि उन्हें लेकर जाएँ या ना लेकर जाएँ। कई बार घबराते हैं, कोई पुलिस का केस ना हो जाए, मुझे ही ना वो ब्लेम कर दें। इस तरह की लोगों में भ्रांतियाँ क्यों हैं? लोगों में डर क्यों है? कहीं भी एक्सीडेंट अगर आप देखते हैं, आप बाईस्टैंडर हैं या कोई व्हीकल चला रहे हैं, अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट को आप देख के जो भी हेल्प करना हो, आइदर आप 108 पे कॉल करें, 112 पे कॉल करें। आपको अगर लगता है कि थोड़े बहुत घायल हैं और मेरे हल्के-फुल्के सहयोग से ये यहाँ जा सकते हैं, तो अगर ले जाते हैं, आपने वहाँ कॉर्डोनिंग कर दी कि और कोई ना आए और जल्दी से जल्दी पुलिस को फ़ोन किया, आप चिकित्सा विभाग 108 को फ़ोन किया, तो कहीं भी किसी भी स्टेज में आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी कि 2021 से लेके 26 तक एक मॉर्थ एक कैम्पेन चालू किया है कि जो लोग ऐसे लोगों को रोड एक्सीडेंट विक्टिम को लेके नियरेस्ट हॉस्पिटल तक जाएँगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। चूँकि हॉस्पिटल्स में जब रोड एक्सीडेंट्स की या रोड क्रैशेस के जब मामले जाते हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन होती है कि उस वक़्त डॉक्टर्स को भी समझने में टाइम लगता है कि क्या सिचुएशन है। जिसे चोट लगी कई बार वो अ, होश में नहीं होते, वो बता नहीं सकते कि उन्हें क्या-क्या परेशानी है। और कई बार अक्सर ऐसा होता है कि वो नशे में भी होते हैं। ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, और ये जब समस्या आती है तो इसे लोगों को कैसे हम जागरूक करें कि वो इस तरह की सिचुएशन में ना जाएँ? यदि 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर वो व्यक्ति जिसकी कहीं भी हुई है, यदि वो अस्पताल पहुँच जाता है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कैजुअल्टी नहीं होगी। इसको हम गोल्डन आवर भी बोलते हैं। अस्पताल में हमारे पास चूँकि आज की डेट में तो मॉनिटर्स हैं, वाइटल्स तत्काल
हमें मात्र एक पॉइंट लगाना पड़ता है और वाइटल्स मेजर हो जाते हैं और हम अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। और अगर व्यक्ति जिंदा है, उसे कोई भी इंजरी हुई है, ये एक अलग चीज है, लेकिन डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। यदि समय पर अस्पताल पहुंच जाए, समय पर उसको प्राथमिक उपचार मिल जाए दुर्घटना के बाद, तो हमें लगता है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का एक बहुत ही अच्छा स्लोगन भी होना चाहिए जी। कि प्राथमिक उपचार देना भी हमारा कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। और ड्रंक एंड ड्राइविंग के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगा है कि आजकल के बच्चों में हर लेवल पे एक ये कल्चर शॉक से गुजर रहे हैं। इनको लगता है कि हम पीते हैं, हम लेट नाइट करते हैं, तो एज़ इफ वी आर पार्ट ऑफ एलीट कल्चर। मुझे लगता है कि इस कल्चर शॉक से भी बाहर निकालना ये रूट कॉज़ है कि उसमें सभी पेरेंट्स और स्कूल्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती हैं उनको जगाने में कि सिर्फ सिगरेट पीना और लेट नाइट सोना ये एक मॉडर्न कल्चर नहीं है। लेकिन फाइन्स बढ़ने की वजह से या ज़्यादा अमाउंट चार्ज करने की वजह से कहीं पर अगर रोड सेफ्टी को लेकर कोई लापरवाही बरत रहा है, तो ये अमाउंट बढ़ने से कितना फ़र्क पड़ा है? जो नियम में बदलाव किया गया, उसका इम्पैक्ट सड़कों पर कितना नज़र आता है? इन्फोर्समेंट 22 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ा है। एक्सीडेंट भी बढ़े हैं। तो क्या ये इन्फोर्समेंट का बढ़ना प्रोपोर्शनेट है कि रोड सेफ्टी या रोड एक्सीडेंट कम हो गए? नेचुरली नहीं हुए। मतलब इन्फोर्समेंट ज़्यादा हो रहा है, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग के इतने विंग बन गए, ब्लैक कॉप्स बन गए, हमारे मोटरसाइकिल स्क्वाड बन गई, हमारे इंटरसेप्टर दल बन गए, स्पीड से चालान होने लगे, ऑनलाइन एएनपीआर कैमरे से चालान हो रहे हैं। चालान बढ़ रहा है, लेकिन एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार की जो एजेंसियां हैं, वो काम तो कर रही हैं, बट कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो हम लोगों ने निकाला, एनालाइज़ किया, वो यही है जो आपने पहले बात कही कि यंग एज के जो लड़के हैं या उनके माता-पिता थोड़ी इन चीज़ों पे लापरवाही कर रहे हैं या उस ज़िम्मेदारी से गाड़ियों का संचालन नहीं कर रहे हैं या करवा रहे हैं, जो कि होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप तीनों खास मेहमानों का। ज़ोरदार तालियाँ होती रहनी चाहिए हमारे खास मेहमानों के लिए। और अगले सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए होंगे। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे सहयोगी सुपर कॉप जो हमें ट्रैफिक के लिए जागरूक करते हैं, आईपीएस ऑफिसर जितेंद्र मेहरा जी, एसपी हरिद्वार। हमारे साथ पंकज गौरेला साहब होंगे, एसपी सिटी। मंच पर आइए, पंकज जी के लिए ज़ोरदार तालियां। रोड सेफ्टी की जब बात होती है, पंकज जी आपसे मैं ये बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी एक ऑफिसर को, एक कॉप को कब आती है? सड़क पर लोगों को ट्रैफिक रूल्स वो ओबे करें, वो फॉलो करें, इसके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी कब आती है? लोग बहस भी करते हैं कई बार सड़क पर, अगर आप उन्हें बाध्य करेंगे कि नहीं आपको ये रूल फॉलो करना है, आप सड़क पर हैं। कई बार तो लोग, पुलिस कर्मचारी खड़ा है उसे देख करके कोशिश करते हैं कि हम ना करें। लेकिन कई बार कुछ लोग ढीठ होते हैं, वो कहते हैं ठीक है वो पुलिस है तो हम भी कुछ हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं आप? जो आपने कहा जी, ये रोज ही होता है। ये रोज है, हर चौराहे की यही कहानी है। बेसिकली जो क्राउड का जो मॉब जो हमारा ट्रैफिक पे आता है या जी। व्हीकल्स को चला रहा होता है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, मल्टी एक्सल व्हीकल्स है, हाईवे है, हर जगह अलग अलग सिनेरियो रहता है। आप हाईवे पे जाएंगे तो वो स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी, 140 जा रहा है, स्पीड लिमिट 100 है, उसको कंट्रोल करना है। जब हम चौराहे की बात जाके आप करें तो लेफ्ट फ्री एक बेसिक कंसेप्ट है, लेफ्ट फ्री। हमने कोशिश करी है हरिद्वार में, आप देखेंगे चौराहों को हमने लेफ्ट फ्री करने की कोशिश करी, इसके बावजूद जानते हुए वो जिन्हें स्ट्रेट जाना है वो लेफ्ट में खड़े रहते हैं। उसके बाद उनको समझाने के लिए जो पुलिस रहता है, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी छोड़ के आता है, तो बाकी इम्पैक्ट उसके पूरे यातायात पे पड़ता है। हर बार हार्श होना या हर बार फोर्सफुली ट्रैफिक रूल्स को मनवाना, मुझे लगता है कि कई बार पॉसिबल भी नहीं होता और कई बार बीइंग एन ऑफिसर आप लोग भी ये सोचते होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हें ज़बरदस्ती रूल्स फॉलो करने के लिए बोलें। लेकिन लोग रूल्स को फॉलो करें, इस तरह का कोई प्रयास अभी आपने हाल-फिलहाल में किया हो, कोई इनिशिएटिव आपने लिया हो जो और राज्यों में या और ज़िलों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें? जब मैं अंडर ट्रेनी था,
तो हमारे वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह थी, वो नेशनल हाईवे के दोनों तरफ गाँव था। लोग रोज़ इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 10 बार भी जा रहे हैं और दूसरी जगह से भी लोग आते थे। तो अब गाँव के लोग हैं, हुँ, हम समझते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता कई बार। जी। तो मैं अक्सर जाके अपनी टीम के साथ खड़ा हो जाता था वहाँ पे और मैं उनको रोकता था, जिनके पास हेलमेट नहीं होते थे। तो फाइन करते थे आप? नहीं, अरे! मैं जो जिधर से आता था उसको उधर ही भेज देता था कि आप जाइए, घर से हेलमेट लेके आइए, आपके पास नहीं है, आपके पड़ोसी से हेलमेट लेके आइए, लेकिन बिना हेलमेट के आपको मैं पार नहीं करने दूँगा नेशनल क्या हाईवे। मौका ऐसा मौका कम मिलता है, एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो जाएँ। इस तरह के प्रयास होने चाहिए ताकि जिसको फाइन हो सकता था, अगर मेहरा जी ने फाइन नहीं किया, हो सकता है उसकी पूरी दिहाड़ी उसमें चली जाती है, ऐसा भी होता है कई बार। बिल्कुल, अब हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं, दिन की उनकी इनकम भी ₹500 नहीं होती है। अगर हम उनका फ़ाइन 500 या ₹1000 कर देते हैं, तो उसके घर में शायद चूल्हा नहीं जलेगा उस दिन। तो ये अच्छा है कि वो पड़ोसी से भी माँग के लेके आता है हेलमेट, पर सुरक्षित तो रहेगा और हो सकता है कि जे एक अच्छी लाइफ़ बच जाए, मेडिकल का खर्चा रुक जाए, तो उसको हम एनफ़ोर्स इस तरह से करने की कोशिश करते थे। लेकिन पंकज जी दूसरी तरफ हम देखते हैं बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा एंथू रहते हैं, बड़े उत्साहित रहते हैं कि मुझे बहुत जल्दी स्कूटी चलाने को मिल जाए, बहुत जल्दी गाड़ी चलाने को मिल जाए और बहुत सारे लोग इस बात को पेरेंट्स अलाउ भी करते हैं। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि मदर फादर ही बच्चों की पैरवी करते हैं मैक्सिमम केसेस में कि ट्यूशन जाना है इन्हें, तो कैसे जाएँगे? उन्हें छोड़ने नहीं जाना पड़ेगा ना नहीं, इसलिए नहीं, बच्चे को नहीं। पकड़ा वो दिया। बच्चे को दे रहे हैं, वो बच्चा ट्यूशन जा रहा है, ये कॉमन चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ मदर फादर भी बैठे होंगे, बच्चे भी बैठे होंगे, जैसे मैक्सिमम लोग स्कूटी चलाते हैं। उनका प्ली ये रहता है कि ट्यूशन जाना है, इन्हें स्कूल जाना है। अब हम उसको टीच करने की बात कर रहे हैं। इस बेसिक स्कूलिंग में जो है, जब तक हम एजुकेशन पे, ये मुझसे पहले वाले सेशन में सारे पॉइंट्स आ चुके हैं कि जब तक आप उसको मॉरली और स्कूलिंग से नहीं लेसन देंगे, आप फोर्सफुली किसी लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फोर्सफुली, जैसे आपने कहा कि चौराहे पे आप क्या करते हैं? तो चौराहे पे रोज़ वही होता है। फोर्सफुली आप उसका चालान कर देंगे, पर उसकी साइकोलॉजी चेंज नहीं कर सकते आप। सिक्योरिटी, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी, रोड सेफ्टी, ये सब चीज़ एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पे निर्भर करती है। तो बच्चे का व्यक्तित्व का विकास जहाँ से होगा, वो मूलतः उसका घर है और उसका स्कूल है, उसके आस-पास का परिवेश है। हम रील्स देख रहे हैं जिसमें बच्चे रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और वो उसके व्यूज़ आप देखिए 14 लाख, 15 लाख। तो वो उसको कानून से आप उनको पेनल्टी कर सकते हैं। उनको रोकने के लिए उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इसमें क्या होता है? शहर के जो लोग हमेशा डेली चलने वाले हैं, वो ज़्यादा रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर नहीं है, वो ज़्यादा लापरवाही करते हैं या बाहर से आने वाले करते हैं? और दोनों सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हैं? हम उस चीज़ को लेके चले कि हम सीट बेल्ट पहन के चलें, हेलमेट पहन के चलें प्रॉपर, या मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें, रेड लाइट फ़ॉलो करें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, लेन ड्राइविंग एंड सेफ ड्राइविंग की कोशिश करें हम। साथ-साथ हम कहीं न कहीं जितने भी बाकी सारे अ, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके जो प्रावधान है उनको फ़ॉलो करते चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करें और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम रोड रेज ना करें। तो ये बेसिक चीज़ें भी अगर हम फ़ॉलो कर लेते हैं, तो हम जहाँ भी जाएँगे देश में, और यहाँ पे तो लोग बड़ी धार्मिक आस्था के साथ आते हैं, तो उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत बेसिक तरीके से इसको हम फ़ॉलो करें, और अगर हम इसको फ़ॉलो करेंगे, खुद भी सुरक्षित रहेंगे, हमारी यात्रा भी मंगलमय होगी और साथ-साथ बाकी हम कानून का भी पालन करते रहेंगे, किसी और को भी समस्या नहीं होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू एवरीवन। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सेशन में बातचीत करने के लिए। अगले जो हमारे पैनल के लिए पैनलिस्ट हैं, अनूप नौटियाल साहब। जोरदार स्वागत अनूप जी का, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ अगले खास मेहमान हैं अनुपम जग्गा जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। फ्रॉम द हाउस अनुपम जग्गा जी मंच पर आए, प्रिंसिपल जीपीएस रानीपुर हरिद्वार। और ललित मिगलानी साहब हैं और एडवोकेट है, और इस पर बात करेंगे कि जो रूल रेगुलेशन है वो कैसे फॉलो करने हैं और क्या कुछ ज़रूरी होता है, कानून क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे अनुपम जी। अनुपम, ओवर टू यू। तो मेरा पहला सवाल अनूप नौटियाल जी से ही होगा। आपने हाल में एक रिपोर्ट सबमिट की है, पूरी सड़क सुरक्षा को लेके कुछ तैयार की थी।
मैं चाहूँगा कि उसकी आप डिटेल्स ज़रूर यहाँ पे कुछ हमसे शेयर कीजिए, कुछ डिटेल्स शेयर कीजिए और आपका पूरा जो काम है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं, कितने इम्पोर्टेंट है? आज से लगभग 2 माह पूर्व एक रोड सेफ्टी पर एक मैं ऐसे ही एक संवाद में गया हुआ था और वहाँ पर देहरादून शहर के एसएसपी साहब ने उस संवाद के लिए आना था। तो जाने से पहले ज़हन में एक सवाल ये आया कि क्यों ना पब्लिक से पूछा जाए कि पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक के क्या सुझाव हैं? 5 जो प्रमुख जो बातें निकल कर के आई थी उस पर्टिकुलर पैनल डिस्कशन की वो ये थी कि सबसे पहली जो अपेक्षा पब्लिक की है, पब्लिक की सबसे पहली अपेक्षा ये थी कि रोड सेफ्टी के मसले में जो हमारा पूरा सिस्टम है, वो अपने एक्शंस को और स्ट्रिक्टली एनफोर्स करे। जो दूसरी बात निकल कर के आई थी, वो ये आई थी कि प्रमोटिंग रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक एटिकेट। तो ये हम रोड सेफ्टी और ट्रैफिक एटिकेट को हम किस तरीके के साथ में आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें और बातें हैं। तीसरी बात जो बड़ी बात निकल कर के आई कि जो हमारे कानून हैं और विशेष तौर पर जो हमारे लाइसेंस बनाने की लचर प्रक्रिया बड़ी अब आप उसे लचर बोल लीजिए, बड़ा आसान बोल लीजिए, तो लाइसेंस इतनी आसानी से बन जाता है और वहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो खासकर यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हैं कि जब आप आगे बढ़ेंगे, आप में से कुछ लोग विदेश भी जाएँगे, हो सकता है पढ़ने के लिए जाएँ, तो विदेश में जब लाइसेंस मिलता है तो लोग उसकी पार्टी करते हैं। लाइसेंस बनाना एक इतनी बड़ी बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ कितनी आसानी से लाइसेंस बनता है, तो वो वाली बात। चौथी बात इम्प्रूविंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और जो 5वां जो बिंदु आया था कि असाइनिंग अकाउंटेबिलिटी, तो इसको लेकर के हम और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये 5 प्रमुख बिंदु उस रोज़ की इस रिपोर्ट के आधार पर, सिटीज़न रिपोर्ट के आधार पर बात सामने निकल कर के आई थी। अलीमोल जग्गा साहब के पास मैं आ रहा हूँ, क्योंकि सर आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, आप बच्चों के साथ डील करते हैं। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो अनुभव है, खासकर बच्चों की ड्राइविंग को लेके, हम चाहे कितना ही बोलें, सोसाइटी में हमने देखा है कि पेरेंट्स बड़े प्राउड फील करते हैं जब उनका बच्चा 13-14 साल का बच्चा स्कूटर चलाने लग जाता है और वो पेरेंट्स और भी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं जो उसमें जिनका 15-16 साल की एज में गाड़ी चलाने लग जाता है और वो कितना डेंजरस काम जाने-अनजाने कर रहे होते हैं और उन्हीं में से कुछ बच्चे स्कूलों में भी बाइक्स लेके आते हैं, स्कूटर्स लेके आते हैं, चाहे वो एक तरीके से ऑथराइज़ नहीं होते 15 साल, 14 साल में। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप क्या इनपुट देना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगा जो एक शो ऑफ कल्चर जो डेवलप हो रहा है कि हर एक समर्थ पेरेंट वो शो ऑफ करना चाहता है और उनके बच्चों के अंदर भी यही वाली फीलिंग आ जाती है कि वी वांट टू शो ऑफ दैट वी बिलोंग टू दिस फैमिली और दैट फैमिली। उस वजह से वो टाइम से पहले उनकी जो वैलिड एज है उससे पहले वो टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स भी चलाना शुरू कर देते हैं, शो ऑफ करते हैं और पेरेंट भी अपने आप को एक प्राउड फील करते हैं कि वी आर गिविंग दिस बाइक और दैट बाइक टू माय चाइल्ड। क्लास 10th में बच्चा पास होता है, उसके कुछ अच्छी परसेंटेज आ जाती है तो पेरेंट उसको प्रॉमिस कर देते हैं कि हम आपको इन लिeu ऑफ गुड परसेंटेज विल गिव यू दिस पर्टिकुलर बाइक। वो कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि पेरेंट कि हम अपने बच्चे को कितनी बड़ी और कितनी डेंजरस सिचुएशन में डाल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर अफेक्शन विच वी वांट टू शो टू देम। और इसी के साथ में मिगलानी साहब आप पे आ रहा हूँ क्योंकि आज हम ये प्रोग्राम हरिद्वार में कर रहे हैं और हरिद्वार एक सिटी ऐसा है जो कि साल भर आप यूँ कहिए कि एक्टिविटी यहाँ होते रहती है, टूरिस्ट आते हैं और साल भर भीड़ भी रहती है। उसके अलावा रोड सेफ्टी भी यहाँ एक इशू रहता है और क्या कहते हैं कि एक्सीडेंट्स तो मैं नहीं कहूँगा कि और रोड क्रशिंग की जैसी कुछ घटनाएँ हो जाती हैं कभी-कभी और कभी-कभी यूँ भी होता है कि झगड़े भी सड़कों में आम होते हैं। आपका ऑब्ज़र्वेशन है, आपका जो काम है, आप किस तरीके की चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं अभी बेसिकली? मैं स्टार्टिंग करूंगा, व्हीकल इज नॉट ओनली व्हीकल, इट्स अ किलिंग मशीन और एक वेपन है। आप चाकू से मार सकते हैं, बच सकते हैं। आप किसी रिवॉल्वर से फायर करेंगे तो चांसेस हैं बचने के भी, लेकिन गाड़ी से अगर आप एक बार मरते हैं तो बच नहीं सकते हैं। कानून सजा देता है अपराधियों को और जो ये स्टंट्स होते हैं जैसे सर ने कहा शो ऑफ इज द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट। तो जो ये व्हीकल जो हम चलाते हैं
अपराधी का जो कानून है वो देता है सजा अपराधियों को, और ये चीज कराती है मौज मस्ती। मौज मस्ती और अपराध में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क है। आप गाड़ी स्पीड से चला रहे हैं, ये एक आपकी मौज मस्ती है। उस गाड़ी से जैसी किसी को आप हिट करते हैं, कोई से कैजुअलिटी हो जाती है, आप अपराधी बन जाते हैं। और इस अपराध का ना कोई फिर एक्सक्यूज नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया। पेरेंट से एक्सीडेंट हुआ देहरादून में, 6 बच्चे थे। उन 6 बच्चों में 5 मर गए, 1 बचा हुआ है। अगर उसका सिनेरियो देखें तो उसमें क्या चीज थी, उसका रीजन क्या, अगर आप उसके रीजन में जाएं तो क्या थी? नई गाड़ी थी, 2000 सीसी से ऊपर की थी, बच्चे 18 से 26 के बीच के थे। क्या 18 साल का बच्चा क्या 2000 सीसी की गाड़ी को चलाने के लिए कैपेबल है? नहीं है। शादी के लिए 21 साल की उम्र चाहिए, और 18 साल को हम लाइसेंस दे देते हैं कि आप 2000 सीसी के ऊपर की गाड़ी चला लो। अभी बच्चे ने पहला जिंदगी में कदम रखा नहीं है, उसको 2000 सीसी की गाड़ी दे रहे हो, उसको स्पॉट मोड आता है, आप नहीं चला सकते, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, बच्चे चला रहे हैं वहां पे। ओवर स्पीड थी उसका रीजन, ड्रिंकिंग ड्राइविंग थी वहां पे। 6 पॉइंट्स थे वहां पे जो बच्चों की थी, और सबसे बड़ी ईगो थी, उससे बड़ा शो ऑफ था, उससे बड़ा बच्चों की जिद थी। जिस दिन वो गाड़ी, मैं कहता हूँ, जिस दिन वो गाड़ी घर से बाहर निकली थी, तो उसकी माँ ने या किसी रिश्तेदार ने वहां मना किया होगा, तू मत लेके जा, और बच्चे ने उसे इग्नोर किया होगा, और इग्नोर करके वो ले गया होगा, जिसके रिजल्ट हम सबके सामने है। तो इन चीज़ों को बच्चों को समझना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। और मैं आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए, हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, और इसी के साथ थैंक यू सो मच।